हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय बीएसटी क्लास। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बीएसटी में चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं और ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है। और अपने लास्ट वीडियो में हमने एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा दिए गए साइंटिफिक मैनेजमेंट और उसके प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर। ये वीडियो नंबर 4 है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो साइंटिफिक टेक्निक्स दी उसमें सबसे पहली टेक्निक आती है फंक्शनल फोरमैनशिप। यहाँ पर मैं आपको पहले थोड़ा समझा देता हूँ। ये फोरमैन की बात कही गई है यहाँ पे। फंक्शनल फोरमैनशिप में फोरमैन एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। आप लोग जानते हैं, आपने चैप्टर 1 में लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे। उसमें आपने देखा था कि सबसे पहले टॉप लेवल होता है, उसके बाद मिडिल लेवल होता है, उसके बाद लोअर लेवल होता है, और लोअर लेवल के अंदर एक मैनेजर है जिसको हम कहते हैं फोरमैन या फिर हम इसको सुपरवाइज़र भी बोलते हैं। देखिए, एक फैक्ट्री सिस्टम में सुपरवाइज़र या फोरमैन का रोल जो है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वर्कर्स लोअर लेवल मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं होते, आप जानते हैं। वर्कर्स लोअर लेवल के बाद आते हैं, और वर्कर्स के ऊपर जो वर्कर्स को मैनेज करता है, वर्कर्स के सारी एक्टिविटीज़ को देखता है, वो फोरमैन या सुपरवाइज़र कहलाता है। तो सुपरवाइज़र जो है वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मैनेजर है। और वर्कर्स की अगर हम बात करें तो वर्कर्स का बॉस आप कह सकते हैं। वर्कर्स में सबसे हाईएस्ट मैनेजर फोरमैन ही होता है। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने फोरमैन के इम्पोर्टेंस को देखते हुए उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को लिस्ट आउट किया, और लिस्ट आउट करने के बाद उन्होंने ये कहा कि ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक फोरमैन में, एक व्यक्ति में मिलना मुश्किल है। तो उन्होंने क्या सजेस्ट किया? उन्होंने सजेस्ट किया कि एक पूरे फैक्ट्री सिस्टम में हमें पूरी फैक्ट्री को दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स, एक डिपार्टमेंट प्लानिंग, एक डिपार्टमेंट प्रोडक्शन, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांटना चाहिए। जिससे कि क्या होगा, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो मैनेजर्स होंगे वो केवल प्लानिंग पे ध्यान दे पाएंगे, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो मैनेजर्स होंगे वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ पर ध्यान दे पाएंगे। और हर एक डिपार्टमेंट के अंदर एफ.डब्ल्यू. टेलर ने सजेस्ट किए 4 डिफरेंट फोरमैन। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो 4 फोरमैन एफ.डब्ल्यू. टेलर ने सजेस्ट किए, वो सजेस्ट किए इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो 4 फोरमैन सजेस्ट किए वो किए गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर और स्पीड बॉस। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर का कहना था कि एक फोरमैन पूरी फैक्ट्री के सारे एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज़ नहीं कर सकता। तो उन्होंने 2 डिपार्टमेंट बनाने का सजेशन दिया, और हर एक डिपार्टमेंट के अंदर 4 फोरमैन या सुपरवाइज़र्स को रखने का सजेशन दिया। और हर एक सुपरवाइज़र का जो काम होगा वो स्पेशल होगा, वो स्पेशलाइज्ड वर्क करेगा, वो केवल एक प्रकार का स्पेशल वर्क करेगा। तो ये जो पूरी टेक्निक कहलाती है एफ.डब्ल्यू. टेलर की, वो फंक्शनल फोरमैनशिप कहलाती है। और इस टेक्निक को देने का एफ.डब्ल्यू. टेलर का एक उद्देश्य ये भी था कि जो वर्कर है वो केवल और केवल प्रोडक्शन पर ध्यान दे पाए। वर्कर को केवल अपने सुपरवाइज़र से आदेश मिले, इंस्ट्रक्शन मिले, और वो केवल और केवल प्रोडक्शन पर फोकस कर पाए। ये मेन उद्देश्य था इस टेक्निक को बनाने का। तो चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, इन दिस टेक्निक टेलर सजेस्टेड द डिवीजन ऑफ अ फैक्ट्री इनटू 2 डिपार्टमेंट्स, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एज टेलर फेल्ट दैट वर्कर must be free from the burden of planning and they must concentrate on work and production। तो वो चाहते थे कि वर्कर को हम प्लानिंग से बिल्कुल हटा दें, वर्कर केवल प्रोडक्शन पर ही ध्यान दे, वर्कर को केवल प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ पर ही कॉन्सेंट्रेट करने को मिले। वो ये चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि प्लानिंग और प्रोडक्शन 2 अलग अलग डिपार्टमेंट कर दिए जाए। नाउ टू डेवलप स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्टिविटी, Taylor suggested under each department
there must be some functional experts to supervise, guide and instruct the worker. अब अपने प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी में स्पेशलाइजेशन को डेवलप करने के लिए टेलर ने सजेस्ट किया कि हर एक डिपार्टमेंट के अंदर कुछ फंक्शनल एक्सपर्ट्स, जो कि हमने यहाँ बात करी थी, जो ये 4 फोरमैन या सुपरवाइज़र्स की, तो यहाँ उन्हीं की बात हो रही है। तो टेलर ने सजेस्ट किया कि अंडर ईच डिपार्टमेंट देयर मस्ट बी सम फंक्शनल एक्सपर्ट्स, ये फंक्शनल एक्सपर्ट्स हैं, टू सुपरवाइज एंड गाइड एंड इंस्ट्रक्ट द वर्कर्स, एज ऑन सुपरवाइज़र कैन नॉट, सॉरी, एज वन सुपरवाइज़र, या वन है, एज वन सुपरवाइज़र कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ वर्क, सो टेलर स्ट्रेस्ड ऑन minimum 8 specialists or functional experts to supervise and give order to workers. अब क्योंकि एक व्यक्ति इतनी सारी चीज़ों को, इतने सारे इंस्ट्रक्शंस को, इतनी सारी चीज़ों को गाइड नहीं कर सकता, एक व्यक्ति सारे फंक्शंस में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, इसीलिए टेलर ने 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग 8 प्रकार के स्पेशलिस्ट सुपरवाइज़र्स या फंक्शनल एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करने की बात कही, जो कि वर्कर्स को ऑर्डर दे सकें। अब इसमें आप यहाँ देख रहे हैं 2 डिपार्टमेंट, प्लानिंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और दोनों में जो फंक्शनल एक्सपर्ट या फिर आप कह सकते हैं कि फोरमैन या सुपरवाइजर्स, कुछ भी कह सकते हैं। तो प्लानिंग में आप देख रहे हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, फिर रूट क्लर्क, फिर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, फिर डिसिप्लिनेरियन। फिर प्रोडक्शन में गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर और स्पीड बॉस। ये 8 प्रकार के जो सुपरवाइज़र्स हैं, फंक्शनल एक्सपर्ट्स हैं, FW टेलर ने सजेस्ट किए। तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि इन सुपरवाइज़र्स या इन एक्सपर्ट्स का क्या क्या काम होगा जब ये टेक्निक यूज़ की जाएगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे प्लानिंग डिपार्टमेंट की। प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर 4 फंक्शनल एक्सपर्ट्स या सुपरवाइज़र बताए गए। पहला था रूट क्लर्क। अब रूट क्लर्क का क्या काम होगा? दिस फोरमैन इज़ रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल और मैनुअल जॉब। देखिए, जब भी हम फैक्ट्री की बात करते हैं तो फैक्ट्री में जो भी काम होता है वो एक सीक्वेंस वाइज होता है, स्टेप्स वाइज काम होता है। अगर मैं बात करूं कि एक जूता बनाने की फैक्ट्री, एक शू मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में जो पूरा प्रोसेस होता है वो सीक्वेंस वाइज होता है। पहले कटिंग होती है, फिर उसके बाद पेस्टिंग होती है, उसके बाद स्टिचिंग होती है। तो वो सारा जो काम है एक सीक्वेंस वाइज होता है। तो वो सीक्वेंस जो फिक्स करने का काम है वो किसका होगा? रूट क्लर्क का। फिर इसके बाद बात करते हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। यह इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? दिस फोरमैन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शंस नेसेसरी टू कैरी ऑन द जॉब इन अ स्पेसिफाइड मैनर। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का जो मेन काम होगा वो वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देना, और जो इंस्ट्रक्शन किस तरीके से दिए जाने हैं वो तरीका यूज़ करना, और वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क की होगी। फिर इसके बाद टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। अब देखिए इसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? दिस फोरमैन इज़ रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ जॉब। ही ऑल्सो प्रिपेयर्स द कॉस्ट शीट फॉर एवरी जॉब। अब टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो हर एक जॉब को स्टार्ट करने और ख़त्म करने का टाइम निर्धारित करेगा, और उसके बिहाफ पर वो कॉस्ट शीट बनाएगा, और सारे वर्कर्स उस कॉस्ट शीट को, उस टाइमिंग को फॉलो करेंगे। फिर इसके बाद जो चौथा प्लानिंग डिपार्टमेंट में फोरमैन या सुपरवाइज़र बताया गया वो था डिसिप्लिनेरियन। अब इसका क्या काम होगा? दिस फोरमैन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक वे। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो ये देखे कि जो भी सारी जॉब है वो सिस्टमेटिक तरीके से हो रही है या नहीं हो रही, ऑर्डरली तरीके से हो रही है या नहीं हो रही। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में ये 4 जो फोरमैन थे उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। चलिए देखते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन कौन से फोरमैन हैं और उनका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। पहला आता है गैंग बॉस। देखिए गैंग बॉस का क्या रहेगा, ये ध्यान रखिए ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। इनका काम एक्चुअल में जो प्रोडक्शन हो रहा होगा वहाँ पर इनका काम होगा, ठीक है। तो पहला आता है गैंग बॉस। गैंग बॉस ही अरेंज ऑल द मशीन्स
tools and other resources required for performance of the job so that there is no delay. अब गैंग बॉस का क्या काम होगा? गैंग बॉस का काम होगा सारी मशीनों को अवेलेबल कराना, टूल्स को अरेंज कराना और जो भी अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए वो समय पर उपलब्ध कराना। ये ध्यान रखेगा कि मशीन्स या टूल्स को अरेंज कराने में कोई डिले ना हो। ठीक है, अगर इसने अपना काम सही से नहीं किया तो प्रोडक्शन डिले हो जाएगा। तो इसलिए इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी वर्कर को कोई टूल की आवश्यकता है, कोई मशीन की आवश्यकता है, कोई रिसोर्सेज की आवश्यकता है जॉब को परफॉर्म करने के लिए, तो गैंग बॉस वो टूल उपलब्ध कराएगा। फिर इसके बाद दूसरा जो फोरमैन है वो है स्पीड बॉस। अब दिस फोरमैन अश्योर्स टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब। इसका काम क्या है? ये देखेगा कि जॉब का जो समय निर्धारित किया गया था प्लानिंग डिपार्टमेंट में वो जॉब उसी समय पर पूरी हो। ये ध्यान रखेगा कि जॉब समय पर कंप्लीट हो, इसलिए इसको बोला गया स्पीड बॉस। ये स्पीड देखेगा काम की। फिर इसके बाद आता है रिपेयर बॉस। देखिए इसका क्या काम होगा? दिस बॉस इंश्योर्स दैट मशीन एंड टूल्स आर केप्ट इन वर्किंग कंडीशंस। रिपेयर बॉस का क्या काम होगा? जो भी मशीन्स, जो भी टूल्स जॉब करने के दौरान, परफॉर्म करने के दौरान यूज़ होंगी, वो टूल्स, मशीन्स सब अच्छे से रहें, मतलब सब ठीक रहें। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो उनको रिपेयर करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो रिपेयर बॉस की होगी। तो ये क्या इंश्योर करेगा कि सारी मशीन्स एंड टूल्स वर्किंग कंडीशन में बनी रहें। फिर इस फोर्थ जो सुपरवाइज़र होगा वो होगा इंस्पेक्टर। दिस बॉस कीप्स अ चेक ऑन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द आउटपुट। ये क्या करेगा? ओवरऑल जो प्रोडक्शन होगा, जो भी प्रोडक्ट बन के तैयार होगा, ये उसके क्वालिटी पर ध्यान रखेगा, उसकी क्वालिटी को चेक करेगा कि जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो जिस क्वालिटी का तय किया गया था, जो स्टैंडर्ड रखा गया था, वो उस स्टैंडर्ड का बन रहा है या नहीं, ये चेक करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दिस बॉस कीप्स अ चेक ऑन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द आउटपुट। जो आउटपुट निकल के आ रहा है उसकी क्वालिटी को ये इंश्योर करेगा कि वो सही क्वालिटी का है या नहीं। तो ये टोटल 8 अलग अलग सुपरवाइज़र्स, फोरमैन, फंक्शनल एक्सपर्ट्स, कुछ भी कह सकते हैं आप, एफडब्ल्यू टेलर ने सजेस्ट करे 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर। अब स्टूडेंट्स, ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक हम कह सकते हैं, आपने हेनरी फ्यूल की एक टेक्निक पढ़ी थी, हेनरी फ्यूल का एक प्रिंसिपल पढ़ा था, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क, ये डिवीजन ऑफ वर्क का एक्सटेंशन है, क्योंकि आपने देखा था कि वहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क में क्या कहा गया था कि टोटल वर्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर एफडब्ल्यू टेलर का ये जो टेक्निक है, ये हेनरी फ्यूल के डिवीजन ऑफ वर्क वाले प्रिंसिपल्स का आप कह सकते हैं एक्सटेंशन है, उसी से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट होती है जो कि हेनरी फ्यूल द्वारा दिए गए एक प्रिंसिपल से कॉन्ट्राडिक्ट होता है। देखिए, हेनरी फ्यूल ने एक प्रिंसिपल दिया था जिसको हम कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड। अब इस प्रिंसिपल में हेनरी फ्यूल ने क्या कहा था कि जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर है, उसको एक ही बॉस से इंस्ट्रक्शन मिलने चाहिए। अगर उसको अलग अलग बॉसेस से इंस्ट्रक्शन मिलेंगे तो क्या होगा? वो कंफ्यूज हो जाएगा और अपना काम सही से नहीं कर पाएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ जो वर्कर है वो वर्कर को इंस्ट्रक्शन किससे मिल रहे हैं? अलग अलग सुपरवाइज़र से। तो यहाँ पर जो वर्कर है उसके कई सारे बॉसेस हैं। तो ये जो टेक्निक है वो इस प्रिंसिपल की कॉन्ट्राडिक्टरी है। मतलब अगर हम कहें कि यूनिटी ऑफ कमांड का कॉन्ट्राडिक्टरी टेक्निक कौन सी है, तो आप कहेंगे फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी इस टेक्निक को समझने के लिए और याद रखने के लिए। तो चलिए अगले टेक्निक पर चलते हैं। अगली टेक्निक आती है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, एफडब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बात कही और उनका ये मानना था कि कोई भी काम जब हम कर रहे हैं, कोई भी डिसीज़न हम ले रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी जब हम कर रहे हैं, वो साइंटिफिक इंक्वायरी पर बेस्ड होनी चाहिए। वो हर चीज़ में लॉजिक, हर चीज़ में कॉज एंड इफ़ेक्ट और साइंस की बात करते थे।
तो उन्होंने अपनी जो अगली टेक्निक बताई वो बताई स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इस टेक्निक के अंदर F.W. टेलर ने बताया कि हमें अपने प्रोडक्शन से रिलेटेड या हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के या फैक्ट्री के हर एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड्स फिक्स करने चाहिए। स्टैंडर्ड्स का मतलब है कुछ मानक तय करने चाहिए, जिससे कि जब भी हम काम करें तो वो स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए उन स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए काम करें। अगर हम अपने प्रोडक्शन के या अपने फैक्ट्री के काम के या ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग के कोई स्टैंडर्ड्स फिक्स नहीं करते, तो इससे क्या होता है, हमारे जो आउटपुट है वो हमारी जो वर्किंग है वो सिस्टमेटिक नहीं रह पाती और क्वालिटी मेंटेन नहीं रह पाती। तो चलिए देखते हैं कि इस टेक्निक में टेलर क्या कहते हैं। देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है अपने हर एक बिजनेस एक्टिविटी के लिए एक स्टैंडर्ड्स फिक्स करना। स्टैंडर्ड्स फिक्स करना मतलब मानक तय करना। इट कैन बी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस, रॉ मटेरियल, टाइम, प्रोडक्ट, मशीनरी, मेथड्स और वर्किंग कंडीशंस। अब स्टैंडर्डाइजेशन हर चीज़ का किया जा सकता है, प्रोसेस का भी किया जा सकता है, रॉ मटेरियल का भी किया जा सकता है, टाइम का भी किया जा सकता है, प्रोडक्ट का भी किया जा सकता है, मशीनरी का भी किया जा सकता है, मेथड्स का भी किया जा सकता है, वर्किंग कंडीशंस का भी किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बहुत फेमस ब्रांड्स हैं। अब आप देखते हैं कि वो लोग स्टैंडर्डाइजेशन कैसे अपनी वर्किंग कंडीशंस में अप्लाई करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई फूड चेन्स हैं, जैसे डोमिनोज़ है। तो अब डोमिनोज़ जो एक पूरी चेन है, फूड चेन, उस चेन का एक वर्किंग कंडीशंस का एक स्टैंडर्ड है। आप किसी भी डोमिनोज़ के आउटलेट पर जाएंगे तो आप वहाँ पर हर एक तरीके का जो इंटीरियर होगा या हर एक तरीके का मतलब जो प्रोडक्ट है उनका, वो एक ही तरीके का प्रोडक्ट आपको हर एक आउटलेट में मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक जगह के आउटलेट में कुछ अलग प्रकार का प्रोडक्ट मिल रहा है या दूसरा आउटलेट में कोई दूसरे प्रकार का प्रोडक्ट मिल रहा है। तो उन्होंने क्या करा हुआ है, हर अपनी जो प्रोडक्ट है, जो आउटपुट है और जो अपने रिटेल आउटलेट का जो इंटीरियर है, वर्किंग कंडीशंस है, वो सब स्टैंडर्डाइज कर रखी हैं। इसका मतलब हर जगह वो एक सेम प्रकार की वर्किंग कंडीशंस, एक सेम प्रकार का एनवायरनमेंट, एक सेम प्रकार का प्रोडक्ट अवेलेबल हो पाता है। तो F.W. टेलर यही कहते थे कि हमें स्टैंडर्डाइजेशन करना है हर एक बिजनेस एक्टिविटी का, और उसके अंदर हम हर एक चीज़ का स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं। रॉ मटेरियल का भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हम कोई फूड चेन चला रहे हैं, जैसे डोमिनोज़ की बात करें अब, तो डोमिनोज़ जो रॉ मटेरियल, जो प्रोडक्ट अपने फूड आइटम्स के लिए लेता है, वो सब एक ही जगह से लेता है। मैकडोनल्ड्स की हम बात करें तो मैकडोनल्ड्स जो अपने फ्रेंच फ्राइज़ के लिए जो पोटैटो लेता है, वो एक तरीके के पोटैटो लेता है। हर एक जो आउटलेट है वहाँ पर सेम तरीके का जो रॉ मटेरियल है, यानी कि सेम तरीके का जो पोटैटो है वो इस्तेमाल होता है। तो इससे क्या है, उसका प्रोडक्ट में आप देखते हैं कि यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। वो हर जगह सेम आपको टेस्ट मिलता है, सेम आपको प्रोडक्ट मिलता है। देखिए आगे क्या कहता है, दीज स्टैंडर्ड्स आर द बेंचमार्क्स विच मस्ट बी एडहेयर टू ड्यूरिंग प्रोडक्शन। और जो स्टैंडर्ड्स ये फिक्स करने हैं, वो स्टैंडर्ड्स एक बेंचमार्क की तरह होने चाहिए, जिसको कि प्रोडक्शन के दौरान हर एम्प्लॉय को अचीव करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। आगे देखते हैं। देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं या फिर स्टैंडर्डाइजेशन क्यों किया जाता है, ये भी F.W. टेलर ने बताया। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन आर, फर्स्ट, टू रिड्यूस अ गिवन लाइन और प्रोडक्ट टू फिक्स्ड टाइप्स, साइजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे तो हम जो अपने प्रोडक्ट्स हैं, जो अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज़ हैं, उनको फिक्स कर पाएंगे। अगर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, जो प्रोडक्ट का शेप साइज़ है, वो हो सकता है हर जगह अलग अलग मिले। अब मान लीजिए मैं मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल लेता हूँ। आप सब जानते हैं मैकडोनल्ड्स को। अब मैकडोनल्ड्स में आप किसी भी आउटलेट में जाइए तो वहाँ का जो
बर्गर आप खाते हैं, वहाँ की जो फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं, वो हर जगह आपको सेम क्वालिटी की मिलती है। अगर वो लोग स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनके प्रोडक्ट जो है ना वो अलग अलग तरीके के बनने लगेंगे। किसी एक आउटलेट में तो आपको अलग तरीके का बर्गर मिलेगा, किसी दूसरे आउटलेट में अलग तरीके का बर्गर मिलेगा। तो वहाँ पर क्या होगा, जो प्रोडक्ट लाइन है ना, वो प्रोडक्ट लाइन और वाइड हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट मिलेंगे। लेकिन जब स्टैंडर्डाइजेशन होता है तो प्रोडक्ट जो है वो, प्रोडक्ट लाइन जो है वो रिड्यूस हो जाती है और एक ही तरीके का प्रोडक्ट आप हर जगह अपने हर एक आउटलेट में या अपने हर एक फैक्ट्री में प्रोड्यूस कर पाते हैं। फिर देखिए दूसरा, टू इस्टेब्लिश इंटरचेंज एबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स। देखिए अगर स्टैंडर्डाइजेशन होगा तो आप अपने जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं या जो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स हैं उनको कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई आप सेम तरीके आप मान लीजिए कि एग्ज़ाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं कि आप मान लीजिए कोई गिफ्ट आइटम्स मैन्युफैक्चर करते हैं और आपके, या फिर आप उसका एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, बाटा शू कंपनी का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। अब आप जानते हैं कि बाटा शू कंपनी जो है वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है, उनके जो फुटवेयर्स हैं वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के होते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी आउटलेट पर अच्छी क्वालिटी के बाटा के फुटवेयर्स बिक रहे हैं और कहीं पर लो क्वालिटी के बाटा के फुटवेयर्स बिक रहे हैं। नो, हर एक आउटलेट पर बाटा की सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स सेल होते हैं। तो अब मान लीजिए कि हमारे शहर में 3 बाटा के आउटलेट्स हैं। अब एक आउटलेट पर तो डिमांड बहुत सारी रहती है क्योंकि उसकी लोकेशन फेवरेबल है। अब उस आउटलेट पर बहुत सारी डिमांड रहती है और बाकी के जो 2 आउटलेट्स हैं वहाँ पर डिमांड जो रहती है वो कम रहती है। तो क्या हुआ, एक दिन वो जो आउटलेट जिस पर डिमांड ज़्यादा रहती है वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट शॉर्टेज हो गए, कुछ आइटम की शॉर्टेज हो गई। तो यहाँ पर अब क्या करा उन्होंने, जो वो आउटलेट का जो मैनेजर था उसने दूसरे आउटलेट जहाँ पर की डिमांड इतनी नहीं है वहाँ से प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर दिया, वहाँ से प्रोडक्ट्स मंगा लिए और जो आउटलेट पे डिमांड थी वहाँ पर वो प्रोडक्ट सेल कर दिए गए। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब स्टैंडर्डाइजेशन कंपनी ने फॉलो किया तो प्रोडक्ट एक ही तरीके का था, वो प्रोडक्ट को आसानी से इंटरचेंज कर लिया गया, एक आउटलेट से निकाल के दूसरे आउटलेट में सेल कर दिया गया। तो ये फ़ायदा होता है स्टैंडर्डाइजेशन का, ये ऑब्जेक्टिव होता है स्टैंडर्डाइजेशन का कि हम सेम तरीके का प्रोडक्ट बनाएं जिससे कि वो कहीं पर भी सेल हो जाए। ठीक है, फिर अगले ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। टू इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी इन मटेरियल्स। स्टैंडर्ड्स फिक्स करने का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करें, प्रोडक्ट की जो फीचर्स हैं उन सब की क्वालिटी को इंश्योर करें। तो वो एक्सेलेंस लाने के लिए भी स्टैंडर्ड्स फिक्स किए जाते हैं। फिर टू इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन। देखिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी या फैक्ट्री में जो भी मैन या मशीन जो भी काम कर रहे हैं उन सब के लिए एक उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड्स काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। जैसे कि हमने अगर अपने मान लीजिए हमने अपनी फैक्ट्री में स्टैंडर्ड्स फिक्स कर दिए कि एक व्यक्ति को दिन में इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करने, एक वर्कर एक दिन में 5 यूनिट प्रोड्यूस करेगा, तो ये स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए। तो अब क्या होगा, अगर कोई वर्कर 5 से ज़्यादा आइटम्स को, यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहा है तो हम कहेंगे कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। और अगर वो 5 से कम ही कर पाता है, मान लीजिए 2 या 3 कर पाता है, तो हम कहेंगे कि वो उसका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो परफॉर्मेंस चाहे वो ह्यूमन का हो, वर्कर का हो या मशीन का हो, उनके परफॉर्मेंस को आप जज करने के लिए स्टैंडर्ड्स भी फिक्स किए जाते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स को फिक्स करने का स्टैंडर्डाइजेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे आपने समझे। अब इस टेक्निक में एक और चीज़ बताई गई है, सिंप्लीफिकेशन। अब स्टैंडर्डाइजेशन तो आपने समझ लिया कि फिक्सिंग द स्टैंडर्ड्स या सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। नाउ व्हाट इज़ सिंप्लीफिकेशन। देखिए सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है जो हमारे प्रोडक्ट की अननेसेसरी वैरायटीज़ हैं उनको रिड्यूस करना। देखिए कई बार हमने कई ऐसे शॉप्स पर हम देखते हैं कि वो कई तरीके के वैरायटी वाले प्रोडक्ट्स
सेल करते हैं, लेकिन कई ऐसी वैरायटीज़ होती हैं जो कि बहुत ही कम सेल हो पाती हैं। कस्टमर का फोकस केवल कुछ ही वैरायटीज़ या कुछ ही प्रोडक्ट्स को लेकर ज़्यादा रहता है। तो ऐसी कंडीशन में टेलर ने क्या सजेस्ट करा कि जो आपने बहुत सारी वैरायटीज़ अपनी मेंटेन कर रखी हैं अपने प्रोडक्ट की, उनको आप रिड्यूस करके अपनी कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। देखिए, सिंप्लीफिकेशन एम्स एट एलिमिनेटिंग unnecessary diversity of products. It results in saving of cost of labor, machines and tools. देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक केस आता है, हम DST में ये केस भी पढ़ते हैं। एक केस है कॉफ़ी शॉप का, ठीक है। अब उस कॉफ़ी शॉप में जब हम उसका मेन्यू देखते हैं तो उस कॉफ़ी शॉप के मेन्यू में कई तरीके की, कम से कम 50 या 60 तरीके की अलग अलग कॉफ़ी के वैरायटीज़ उसमें हमें दिखती हैं। लेकिन होता क्या है कि वो जो कॉफ़ी शॉप है उसका बिज़नेस धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। अब हुआ क्या, एक नई मैनेजर आई। उस मैनेजर ने कुछ चेंजेस किए। चेंजेस के दौरान उसने देखा कि उस कॉफ़ी शॉप के जो मेन्यू है उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ की कॉफ़ीज़ थी, और उन सारी वैरायटीज़ को मेंटेन करने के लिए कॉस्ट कई सारी इंक्रीज़ हो रही थी। और जबकि जो कस्टमर्स की डिमांड रहती है, वो कस्टमर्स की डिमांड केवल 3 या 4 वैरायटीज़ को लेकर ही ज़्यादा रहती है। तो उस मैनेजर ने क्या सजेस्ट किया कि आप जो इतनी सारी वैरायटीज़ ऑफ़र कर रहे हो, लेकिन आपकी कुछ 1 या 2 वैरायटीज़ हैं जो कि ज़्यादा डिमांडिंग है, तो आपको ऐसी वैरायटीज़ जिनका की डिमांड नहीं है उनको बंद कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे वो जो उन पर आप कॉस्ट लगा रहे हो, उनको मेंटेन करने में, उन वैरायटीज़ को मेंटेन करने में जो कॉस्ट लगा रहे हो, वो कॉस्ट आपकी बच जाएगी, और आप उसी कॉस्ट से जो वैरायटीज़ आपकी ज़्यादा डिमांडिंग है उन पर उस कॉस्ट को लगा सकते हो। तो इसको हम कहते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन एम्स एट एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. It results in saving of cost of labor, machines and tools. It implies reduced inventories, fuller utilization of equipments and increasing turnover. इससे क्या होगा, जब आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपकी जो इन्वेंट्रीज़ हैं, जो आपने इतनी सारी वैरायटीज़ को मेंटेन करने के लिए जो इन्वेंट्री आपने रखी हुई थी वो भी कम हो जाएगी। उसके बाद आप अपनी कैपेसिटी का फुलर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। जो चीज़ आपकी ज़्यादा डिमांडिंग है आप उसमें ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, और इससे क्या होगा, आपका जो टर्नओवर है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये था सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो आई होप कि आपको स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क दोनों क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, नेक्स्ट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ वर्क स्टडी। तो देखते हैं वर्क स्टडी क्या होता है। इट refers to a systematic study of every aspect of a work to reduce cost and effort and to increase efficiency and productivity. तो work study means a systematic study of every aspect of work, of every aspect of business activity. अब ये work study क्यों की जाती है, जिससे कि हम overall cost को reduce कर सकें और efficiency और अपनी productivity को बढ़ा सकें। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर F.W. टेलर ने कुछ वर्क स्टडीज़ परफॉर्म करी। तो देखते हैं वर्क स्टडी इंक्लूड्स द फॉलोइंग टेक्निक्स। वर्क स्टडी के अंदर ये कुछ स्टडीज़ F.W. टेलर द्वारा परफॉर्म की गई। तो देखते हैं वन बाय वन। पहला आता है मेथड स्टडी। देखिए, मेथड स्टडी करने के पीछे F.W. टेलर का क्या उद्देश्य था। आप जानते हैं कि हर एक एक्टिविटी को, हर एक टास्क को, हर एक जॉब को परफॉर्म करने के अलग अलग मेथड होते हैं, और साइंटिफिक मैनेजमेंट ये कहता है कि हमें हर मेथड को ट्राई करना चाहिए। उसके बाद जो बेस्ट मेथड हो, जिसमें कि कॉस्ट कम लगे और एफिशिएंसी ज़्यादा आए, प्रोडक्टिविटी बढ़े, ऐसे मेथड को सेलेक्ट करना चाहिए। तो मेथड स्टडी इसीलिए की गई। देखिए क्या हुआ। इट इज़ कंसर्न्ड विद द स्टडी टू नो द बेस्ट मेथड of doing a particular job. Its object is to minimize the production cost and maximize use of resources of the organization. इस
स्टडी का मेन उद्देश्य क्या था? टू मिनिमाइज द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस स्टडी के द्वारा हर एक टास्क का कोई एक बेस्ट मेथड सेलेक्ट करके उसको फॉलो करना था, और वो बेस्ट मेथड क्यों बेस्ट होता है? क्योंकि उससे कॉस्ट रिड्यूस होती है और ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ती है। आगे देखते हैं। टेलर सजेस्टेड दैट मेथड ऑफ प्रोडक्शन शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय रूल ऑफ थंब। टेलर का ये कहना था कि जो भी मेथड ऑफ प्रोडक्शन है वो किसी मैनेजर के पर्सनल इंट्यूशन या पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर फिक्स नहीं होना चाहिए, बट ऑल द मेथड मस्ट बी ट्राइड इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द वन विच ब्रिंग्स मैक्सिमम बेनिफिट विद मिनिमम कॉस्ट बी सिलेक्टेड। हमें ऑर्गेनाइजेशन में सारे मेथड्स को ट्राई करके देखना चाहिए और ऐसा मेथड सेलेक्ट करना चाहिए जो कि मैक्सिमम बेनिफिट दे और मिनिमम कॉस्ट दे। ठीक है, तो ये पहला स्टडी वर्क स्टडी के अंदर था, मेथड स्टडी। सेकंड स्टडी जो टाइम वर्क स्टडी के अंदर परफॉर्म की गई वो है टाइम स्टडी। देखिए, टाइम स्टडी को परफॉर्म करने का ये उद्देश्य था कि किसी भी जॉब को पूरा करने में कितना स्टैंडर्ड टाइम लगता है वो स्टैंडर्ड टाइम पता करना। तो इस स्टडी को करने में एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कई डिवाइसेस का भी यूज़ किया, जैसे स्टॉप वॉच का यूज़ किया। तो उन्होंने क्या करा, एक जो टास्क है वो बार बार एवरेज वर्कर से करवा के देखा, और उसमें वर्कर ने जितना टाइम लिया वो सारा टाइम रिकॉर्ड किया गया, और जितने वर्कर से वो करवा के देखा सबके टाइम को जब एवरेज निकाला तो उन्होंने ये फिक्स किया कि ये एवरेज टाइम उस जॉब को करने का टाइम निर्धारित किया जाएगा। तो टाइम स्टडी को करने का यही उद्देश्य था कि किसी पर्टिकुलर जॉब में कितना टाइम, स्टैंडर्ड टाइम में वो जॉब परफॉर्म की जाएगी वो डिसाइड करना। तो चलिए देखते हैं। इट रिफर्स टू अ स्टडी ऑफ द टाइम दैट रिक्वायर्ड टू एन एवरेज वर्कर टू कंप्लीट अ टास्क। ये क्या था? ये स्टडी थी रिलेटेड टू रिक्वायर्ड टाइम बाय एन एवरेज वर्कर टू कंप्लीट द टास्क। इट एम्स एट फिक्सिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर जॉब। इस स्टडी का उद्देश्य क्या था कि किसी जॉब को पूरा करने में कितना स्टैंडर्ड टाइम लगता है वो पता करना, एंड ऑल्सो टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, कि और उस काम को करने के लिए हमें कितने वर्कर्स की आवश्यकता होगी ये डिसाइड करना भी उस टाइम स्टडी का उद्देश्य था। इट हेल्प्स इन इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द कॉस्ट। इससे ऐसा करने से क्या होता है, जब हम एक जॉब का टाइम फिक्स कर देते हैं तो हर एक वर्कर ये कोशिश करता है कि हम जॉब को उसी टाइम में पूरा करें। इससे क्या होता है कि ओवरऑल जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज़ होती है और एफ़र्ट्स और जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। वर्क स्टडी के अंदर जो नेक्स्ट स्टडी परफॉर्म की गई वो थी मोशन स्टडी। मोशन स्टडी इट इज़ रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स वाइल डूइंग द जॉब। देखिए, जब कोई भी वर्कर जॉब परफॉर्म करता है तो उस दौरान उसके कई सारे मूवमेंट्स होते हैं। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर का ये कहना था कि अगर वर्कर के अननेसेसरी मूवमेंट्स को रिड्यूस कर दिया जाए तो इससे क्या होगा, उसका टाइम भी सेव होगा और वो कम टाइम में ज़्यादा काम कर पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए एक वर्कर है, वो मशीन पे काम करता है। अब मशीन पे काम करने के लिए जो टूल्स की आवश्यकता होती है वो टूल्स जो हैं वो मान लीजिए एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखे हुए हैं। अब बार बार वर्कर क्या करता है, टूल लेने के लिए उस प्लेस पे जाता है, टूल लेके आता है, फिर वो यूज़ करता है, फिर वापस उस टूल को रखने जाता है टूल बॉक्स में। तो टेलर ने कहा कि इस प्रकार के जो अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं अगर हम उनको रिड्यूस कर दें तो वर्कर क्या करेगा, अपना काम जल्दी पूरा कर पाएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि टूल बॉक्स को यदि मशीन के किसी पार्ट में ही फिक्स कर दिया जाए तो वर्कर को बार बार उठ के वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यही था मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में बेसिकली जो लेबर के अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं काम करने के दौरान, उनको कम करने के लिए ये स्टडी की गई। तो देखिए क्या है इस स्टडी में। इट इज़ कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ अ वर्कर एंड मशीन्स टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब। द ऑब्जेक्टिव इज़ टू एलिमिनेट यूजलेस मोशंस एंड देयरबाय अवॉइड वेस्टेज एंड इनएफिशिएंसी। देखिए आ गया ना, द ऑब्जेक्टिव इज़ टू एलिमिनेट यूजलेस मोशन
एंड देयर बाय अवॉइड वेस्टेज एंड इनएफिशिएंसी। तो इसका उद्देश्य क्या था कि अननेसेसरी या यूजलेस जो मोशंस हैं, मूवमेंट्स हैं, उनको रिड्यूस करना। इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड नंबर ऑफ मूवमेंट्स ऑफ एन एवरेज वर्कर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक जॉब। ये स्टडी के दौरान ये फिक्स किया गया कि एक जॉब को करने के लिए वर्कर को कितने रिक्वायर्ड मूवमेंट्स होंगे, कितने स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड मूवमेंट्स होंगे, वो तय कर लें अगर हम पहले ही, तो हम जो अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये उद्देश्य था मोशन स्टडी का। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टडी जो वर्क स्टडी का पार्ट है वो है फटीग स्टडी। देखिए यहाँ फटीग एक वर्ड है। फटीग वर्ड का मतलब होता है थकावट या टायर्डनेस। आपने सुना होगा ना टायर्डनेस, जब हम लगातार किसी काम को करते रहते हैं तो हमें कुछ थकावट हो जाती है, तो वहाँ पर थकावट का मतलब होता है फटीग। तो जब वर्कर लगातार हमारे फैक्ट्री में काम करता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं थकावट उसको महसूस होती है। तो ये स्टडी परफॉर्म की गई कि ये जानने के लिए कि हमें एक एवरेज वर्कर को कितने समय के बाद हमें उसको रेस्ट देना चाहिए, मतलब कितने समय के बाद एक एवरेज वर्कर अपने काम को करते करते थक जाता है और हमें कितने समय के बाद उसको एक इंटरवल या एक रेस्ट ब्रेक देना चाहिए। तो टू फाइंड आउट द नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरवल्स दिस स्टडी वॉज परफॉर्म। देखिए क्या कहता है, फटीग मीन्स टायर्डनेस। क्लियर? फटीग स्टडी इज़ द स्टडी ऑफ द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स रिक्वायर्ड इन कंप्लीटिंग अ वर्क। तो एक वर्क को कंप्लीट करने में कितनी बार हमें रेस्ट देना है, तो ये डिसाइड करने के लिए फटीग स्टडी की गई। तो इसमें क्या देखा गया कि एक वर्कर कितने समय के बाद वो थकावट महसूस करता है, तो वो देखते हुए उसको रेस्ट देने की जो फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स की गई। फटीग मे बी फिज़िकल और मेंटल। अब यहाँ पर जो थकावट की बात कही जा रही है वो मेंटल थकावट यानी कि मानसिक टायर्डनेस भी हो सकती है या फिर फिज़िकल टायर्डनेस भी हो सकती है। टायर्ड वर्कर विल रिड्यूस द एफिशिएंसी एंड रेस्ट टाइम मे बी ग्रांटेड टू रिकॉप द एनर्जी। तो जो टायर्ड वर्कर है वो बेसिकली एफिशिएंसी को कम करता है, इसीलिए उसको रेस्ट देकर उसकी जो एनर्जी है उसको वापस रीजनरेट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये वर्क स्टडी के अंदर ये 4 स्टडीज़ परफॉर्म की गई। तो इन स्टडीज़ को परफॉर्म करके कई तरीके के स्टैंडर्ड्स फिक्स किए गए। चलिए अब नेक्स्ट टेक्निक की तरफ चलते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर नेक्स्ट टेक्निक आती है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये टेक्निक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है और कई ऑर्गेनाइजेशंस में ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली टेक्निक है। और इस टेक्निक में टेलर ने क्या सजेस्ट किया कि हमें जो वेज सिस्टम है, वेज देने का सिस्टम है, उसको हमें वर्क से रिलेटेड कर देना चाहिए। मतलब कि हमें कुछ वर्क के बेस पर वेजेस को डिसाइड करना चाहिए। हमें अगर कोई वर्कर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा वेजेस मिलनी चाहिए, और अगर कोई वर्कर है कुछ वो कम काम कर रहा है तो उसको वेजेस कम मिलनी चाहिए। तो इस टेक्निक के अंदर एफ.डब्ल्यू. टेलर ने डिफरेंशियल वेजेस की बात कही। तो चलिए एक बार पढ़ते हैं इसको। वेज रेट शुड बी फिक्स्ड इन सच ए वे दैट एन एवरेज वर्कर इज़ induced to attain standard output. Taylor suggested the payment of wages on the basis of performance and not on the time. टेलर ने क्या सजेस्ट करा इस टेक्निक के माध्यम से कि वेजेस जो है वो परफॉर्मेंस के आधार पर होनी चाहिए, ना कि टाइम के आधार पर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वर्कर 8 घंटे ड्यूटी देके जा रहा है तो उसको पूरी वेजेस मिल जाए। वर्कर्स की परफॉर्मेंस के आधार पर उनको वेजेस दी जानी चाहिए, ना कि टाइम के आधार पर। ठीक है। अंडर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम टेलर एडवोकेटेड 2 रेट्स ऑफ वेजेस टू एन एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिशिएंसी। तो इस वेज सिस्टम के अंदर टेलर ने 2 प्रकार की वेज रेट के बारे में कहा कि 2 प्रकार की वेजेस की रेट होनी चाहिए एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी के आधार पर। ही सजेस्टेड अ हायर रेट टू अ वर्कर हु प्रोड्यूसेस स्टैंडर्ड आउटपुट। तो टेलर ने क्या कहा कि 2 प्रकार की रेट होनी चाहिए। पहला हायर रेट
उस वर्कर को मिलना चाहिए जो कि स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस करने के काबिल है। मतलब अगर वो स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है दिन में तो वो उसको हायर रेट ऑफ वेज मिलना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपने ये फिक्स कर दिया कि स्टैंडर्ड आउटपुट है 20 यूनिट्स, तो अगर कोई वर्कर एक दिन में 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिया उसने तो उसको हायर रेट से वेजेस मिलनी चाहिए। और मोर, ठीक है, अगर उसने 20 या 20 से ज़्यादा कर लिया तो उसको हायर रेट से वेजेस मिलनी चाहिए। एंड लोअर रेट फॉर दोज हु प्रोड्यूस लेस देन द स्टैंडर्ड आउटपुट। और जो स्टैंडर्ड आउटपुट से कम काम करेंगे, कम प्रोड्यूस कर पाएंगे, उनको लोअर रेट से वेजेस मिलनी चाहिए। तो 2 रेट फिक्स किए जाने चाहिए, एक हायर एक लोअर। हायर रेट उनको मिलना चाहिए जो कि स्टैंडर्ड आउटपुट पूरा कर दें या उससे ज़्यादा कर दें, और लोअर रेट किसको मिलना चाहिए जो कि स्टैंडर्ड आउटपुट से कम काम करें। तो ऐसा अगर करेंगे तो वर्कर क्या होगा, मोटिवेट होगा, उसको लगेगा कि मैं ज़्यादा वेजेस अर्न करने के लिए अपना आउटपुट जो स्टैंडर्ड आउटपुट है उसको अचीव करूं। हायर वेज इज़ एन इंसेंटिव टू अ वर्कर टू रीच एट और अबव स्टैंडर्ड। तो हायर वेजेस क्या है, उसको मोटिवेट करेगा, उसके लिए एक इंसेंटिव है वर्कर के लिए कि वो अपना स्टैंडर्ड आउटपुट को पूरा करे। तो ये था डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब इसके बाद नेक्स्ट टेक्निक और लास्ट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है मेंटल रिवॉल्यूशन। देखिए ये मेंटल रिवॉल्यूशन आपने पहले भी सुना होगा, जब हमने एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स की बात कही थी तो एक प्रिंसिपल में आया था मेंटल रिवॉल्यूशन। तो मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या बताया एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कि आप जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन में 2 ग्रुप्स काम करते हैं, मेनली 2 ग्रुप्स काम करते हैं, एक होता है वर्कर्स, एक होता है मैनेजमेंट। ठीक है, अब दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के अगेंस्ट ही सोचते हैं। मतलब दोनों ग्रुप ये सोचते हैं कि मैनेजमेंट ये सोचता है कि वर्कर्स काम नहीं करते ढंग से, हमेशा मक्कारी देते हैं, और वर्कर्स क्या सोचते हैं कि मैनेजमेंट हमसे बहुत ज़्यादा काम करवाता है और उसके अकॉर्डिंग हमें सैलरी नहीं देता। तो ये जो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट सोचते हैं, अगर ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के बारे में सोचना चालू कर दें या एक दूसरे के बारे में जो अपनी थिंकिंग है उसको बदल लें, तो ऑर्गेनाइजेशन में एक हार्मोनी क्रिएट की जा सकती है, प्लस एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है। तो इस टेक्निक के माध्यम से एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा कि देखिए पढ़ते हैं, इट इन्वॉल्व्स अ चेंज इन एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स वन अनदर फ्रॉम कंपटीशन टू कोऑपरेशन। मतलब दोनों ग्रुप में कंपटीशन नहीं होना चाहिए, दोनों ग्रुप में कोऑपरेशन होना चाहिए। वर्कर्स को मैनेजमेंट को कोऑपरेट करना चाहिए और मैनेजमेंट को वर्कर्स के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। अगर दोनों में कंपटीशन होगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर दोनों में कंपटीशन की बजाय कोऑपरेशन होगा तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल बन पाएगी। तो यहाँ पर दोनों को एक दूसरे के प्रति जो एटीट्यूड है उसको बदलने की बात कही गई। बोथ शुड रियलाइज दैट दे रिक्वायर वन अदर। दोनों को ये सोचना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मैनेजमेंट को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वर्कर्स हमारे लिए कितना ज़रूरी हैं, अगर वर्कर्स नहीं होंगे तो हमारा काम कैसे होगा। और वर्कर्स को भी ये हमेशा सोचना चाहिए कि मैनेजमेंट से उनको कई तरीके के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो अगर वो नहीं होंगे तो उनका क्या होगा। तो दोनों को एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। दिस एटीट्यूड विल बी गुड फॉर बोथ ऑफ देम एंड ऑल्सो फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अगर दोनों ग्रुप्स ऐसा एटीट्यूड रखेंगे तो वो उन दोनों के लिए भी अच्छा होगा और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा होगा। तो मेंटल रिवॉल्यूशन में बेसिकली एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ये कहा कि बोथ द ग्रुप्स दैट इज़ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट मस्ट चेंज देयर एटीट्यूड फॉर वन अनदर, टुवर्ड्स वन अनदर। ओके, तो ये लास्ट टेक्निक थी साइंटिफिक मैनेजमेंट की गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो आपने इस वीडियो में सारे टेक्निक्स जो एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा साइंटिफिक मैनेजमेंट में दी गई वो देखी, और ये टेक्निक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स हैं और आज की डेट में भी सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली टेक्निक्स हैं वो यही टेक्निक्स हैं। तो आई होप आपको आज के वीडियो में ये बात समझ में आई होगी कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं और उनका क्या क्या मतलब है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अगले वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आज के लिए इतना ही।
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।